अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूँ ज़फ़ीर गनी। बात करेंगे मशरिक़ वस्ता के हवाले से। एक तरफ बहरी हमले जारी हैं, दूसरी तरफ अमन बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। डील के बहुत करीब हैं और अमेरिका ईरान का जो देरपा अमन है वो इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों का इत्तेहाद और ये खित्ते के मफाद के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखना यह है कि ये कितनी जल्दी ये तमाम चीज़ें मैच्योर होती हैं और जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आया ये खित्ता मुस्तकिल तौर पे अमन कायम करने में कामयाब होगा या नहीं। और मशरिक़ वस्ता की मुस्तकबिल की जब हम बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। और ये इसकी अहमियत उस वक्त भी और ज़्यादा बढ़ गई जब पिछले दिनों नया मायदा हुआ। और वो मायदा हुआ है मक्का मायदा, जिसे बहर हिंद में बदलती हुई बिसात के तौर पे देखा जा रहा है। और बड़ी इम्पोर्टेंस है इस एग्रीमेंट की भी। पाकिस्तान का जो इनपुट है थ्रू आउट इस खित्ते को पीस में कन्वर्ट करने के लिए वो पूरी दुनिया उसकी मुतरिफ़ है। और अब ज़ाहिर है उसकी जो अगली स्टेज है सफारती सतह पे उस पर कोशिशें हो रही हैं और पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मोहसिन नकवी ईरानी सदर से उनकी मुलाकात भी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर मक्का मायदा जो था उसके ऊपर भी बात हुई और ईरान को भी एतमाद में लिया। ईरान ने भी इसके ऊपर जो पाकिस्तान के एतमाद को और पाकिस्तान की सपोर्ट को अप्रिशिएट किया। दूसरी तरफ ख़ुद सऊदी काबीना ये बात मानती है कि मक्का मायदा जो है वो दिफाई शराकत दारी कायम करने में इससे मदद मिलेगी। और जो एक इस रीजन के दिफा का मामला है उसमें भी किरदार अहम होगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। जनाब मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। मैं साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। कुछ ही देर में हमें जावेद राना साहब ज्वाइन करेंगे। माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के सीनियर तजियाकार हैं। और जनाब नदीम रज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार थोड़ी देर में हमें वो भी ज्वाइन करेंगे। मेरे साहब किस तरह देखते हैं बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जब हम इस खित्ते की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। और ज़ाहिर मशरिक़ वस्ता के अमन का मतलब ये है कि एक अमन भी होगा और इस पूरे रीजन में, और न सिर्फ रीजन में, ये कनेक्ट है थ्रू आउट यूरोप तक। और इस ये जो पूरा खित्ता है और तकरीबन आधी दुनिया है इसको भी तरक्की की तरफ लेके जाएगा। और एक बड़े बुरहान से तो पाकिस्तान ने निकाला है इस अपनी काविशों से। राइट नाउ जो पोजीशन बन रही है उसको आप किस तरह देखते हैं? एक नई डायरेक्शन आ रही है इस एग्रीमेंट के बाद ख़ास तौर पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मक्का एकॉर्ड है और या मक्का एग्रीमेंट के नाम पे जो इस वक्त 3 मुसलमान ममालिक के दरमियान जो इत्तेहाद हुआ है और ये स्ट्रेटेजिक और डिफेंसिव मिलिट्री नौयत का इत्तेहाद है। लेकिन इस इत्तेहाद के जो है बहुत ही दूररस नतायज जो हैं इस खित्ते में बिलखुसूस और पूरी दुनिया में बिलउमूम जो है वो बहुत दूररस होंगे। मैं समझता हूँ कि जो ये ईरान और अमेरिका की जंग थी इसमें जो एक मिथ थी मिडल ईस्ट के लिए कि जी वो किसी भी मुश्किल वक्त में अमेरिका जो है वो उनको एज अ डिफेंस अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकेगा। इस जंग जो है अमेरिका की ये मिथ है वो टूट गई। और जो इस खित्ते के जो ममालिक ओनली सुपर पावर के तौर पे दुनिया में जाना जाता था उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। और वो किसी भी तौर पे किसी भी मुल्क को जो है वो हिफाजत के तौर पे डिफेंस के तौर पे मदद मुहैया करने के लिए जो है इस वक्त काबिल नहीं है। और हालात ये हो गए हैं कि ये जो गैप आया, ये जो स्पेस आया, अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है पाकिस्तान ने पुर कर किया। खास तौर पे जब पाकिस्तान जो है दुनिया में एक पीस ब्रोकर के तौर पर उभरा और उसने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग थी, जो शायद तीसरी जंग आलमी जंग की तरफ जा सकती थी, उसको बहुत ही दानिशमंदी से रोका। बल्कि आने वाले वक्तों के लिए जो है यहाँ किसी
जी जी। की जो जारियत है जो अमेरिका की तरफ या उसके हवारी की तरफ से होने जारी है, उसको खत्म करने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल ठीक है आपने। और मैं जी समझता जी। हूं कि देखिए ये जो मुआहदा है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक नौयत का है। आप देखिए पाकिस्तान जो है मार्का हक के बाद दुनिया में इसकी ताकत का, इसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी का, इसकी फौज मुसल्ह अफवाज का, इसकी टेक्नोलॉजी का जो है लोहा मनवाया गया है। इसी तरह तुर्की जो है नेटो ममालिक में दूसरी बड़ी फौज रखता है, उसकी टेक्नोलॉजी भी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो दुनिया उसकी मोतबर है। और इसी तरह सऊदी अरब जो है वो माली इनायत के तौर पे जो है वो और ये दुनिया में माना जाता है। तो बिल्कुल ये तीनों उसके स्ट्रेंथ है, ममालिक तो एक अच्छा जब कम्बिनेशन बन रहा है। इकट्ठे मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा और इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे कि ये कम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एक एटमी ताकत है, दूसरा नेटो का मेंबर है, और तीसरा मुल्क जो है वो मादनियात के वाले से, जिस तरह आप खुद भी फरमा रहे थे, ऑयल की जब हम बात करते हैं तो उस रिजर्व के वाले से एक बड़ी ताकत के तौर पे है। और ये अगर कम्बिनेशन आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान को माली तौर पे भी इसके फ़ायदे होंगे, और इंटरनेशनली यानी सफारती सतह पे तो पाकिस्तान इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। जावेद राना साहब, गुफ्तगू जी आपने सुनी, आप किस तरह देखते हैं इस मायदे को, ख़ासतौर पे जो मक्का मायदे के नाम से जाना जा रहा है, और दूसरी तरफ ज़रा इस रीजन को सबसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत है और देर पा अमन की, ताकि पूरा खित्ता तरक्की कर सके। और ये इसका इम्पैक्ट भी आएगा जब हम सिल्क रोड और इस बेल्ट की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ज़ाहिर जब अमन अमान बहाल होगा तो मज़ीद डेवलपमेंट्स भी होंगी। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को, और जो एक इस्लामिक इत्तेहाद बन रहा है और उसकी जो एक नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं वो कितना इम्पैक्ट छोड़ेंगी, और इसका ओवरऑल पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? राणा साहब। हेलो। जी राणा साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, सवाल दोबारा कीजिएगा। अब सवाल मेरा आपसे ये था कि इस जो मक्का एग्रीमेंट हुआ, इसको बुनियाद बनाकर खित्ते में अमन और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को इसका कितना माली तौर पे फ़ायदा होगा? सफारती सतह पे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, ये माली तौर पे फायदा क्या होगा ये तो मेरा ख्याल टाइम लगेगा इस सारी सूरत हाल को जो है एसेस करने में। लेकिन जो बड़ी पिक्चर खित्ते के अंदर डेवलप हो रही है उसमें मैं स्ट्रेटेजिकली आपको बता सकता हूँ कि सऊदी अरब का बुनियादी तौर पे इंटरेस्ट ये है कि जो हूतीज जो हैं वो इट इज़ एन इमीडिएट थ्रेट, हूतीज को रोका जाए, और उसमें उनको पाकिस्तान और तुर्किया की मदद की जरूरत होगी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो इस तरह पब्लिकली कोई एक्ट करेगी। हो सकता है हमारे पायलट जो है सऊदी प्लेन्स में उनके ऊपर कोई अटैक्स वगैरह करें, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ जिस तरह के चल रहे हैं, पाकिस्तान की ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये ईरान स्पेसिफिक, हाँ ये डेटर्स के तौर पे है, ऑप्टिक्स में, लेकिन इन द लॉन्ग रन मैं ये समझता हूँ कि ये इसराइल के खिलाफ है। इसराइल हिंदुस्तान के साथ उसने एक जफा डाला हुआ है। पिछले साल की जंग में वो हिंदुस्तान के साथ बैठा हुआ था, उनके एडवाइजर बैठे हुए थे, उनके सारे हथियार उनको दिए गए, इंटेलिजेंस उन्होंने दी। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की जो मौजूदगी होगी इन वे तुर्की के अंदर, सऊदी अरब के अंदर खास तौर पे, वो एक मैसेज है इसराइल को कि वी कैन कीप यू इन चेक। अगर आप हिंदुस्तान के साथ ज्यादा यारी निभाने की कोशिश करेंगे तो वी आर देयर इन सऊदी अरेबिया। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो मुकद्दस मकामात है उस पे इसराइल की नजर है, और एक किताब है रिटर्न टू मक्का, जी जी, कि ये इस सऊदी अरब को 5 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, जिसमें यूएई भी साथ है। यूएई इसराइल के साथ मिला हुआ है, इसका बगल बच्चा है। तो सऊदी अरब को इस साजिश का अदराक हुआ और उसने ये माहदे के बाद दीगरे किए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत हेल्थी डेवलपमेंट है। जो रहा आपका सवाल कि सऊदी अरब पाकिस्तान में किस हद तक इन्वेस्टमेंट करेगा, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कोई भी मुल्क, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। जावेद राना साहब, मेरा सवाल ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट करेगा, ज़रा ये एक लंबा टाइम है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर हम पिछले 1.5-2 सालों में देखें मार्का हक के बाद, तो पाकिस्तान सफारती सतह पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हम लीड कर रहे हैं।
ईरान अमेरिका वार के अंदर भी हमारा जो किरदार रहा बहुत पूरी दुनिया उसकी मौतरीफ है। क्या हम कोई ऐसी हिकमत अमली बना पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अंदरूनी तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे, माली तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे, तो हम ज़ाहिर है कब तक सर्वाइव करेंगे दूसरों के की बिसाखियों पे। तो क्या कोई इस तरह की बेहतर हिकमत अमली बनाई जा सकती है जिसकी वजह से हमें फ़ायदा भी हो और हम इस मार्जिन का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें? ये सवाल बहुत ही अहम है। आपको याद होगा कि 71 में पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका की दोस्ती करवाई, और जिसका चाइना आज तक हम जो है बड़ा हमारी कदर करता है। बिल्कुल। लेकिन उसके कुछ अर्से बाद पाकिस्तान टूट गया। तो हम जब तक अपने मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, हमारी इकोनॉमी बिल्डअप नहीं होगी, हमारे इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये, अब हर हुकूमत आती है, वो कहती है कि ये हमने इतने कर्जे छोड़े थे, इन्होंने इतने कर दिए। अब जो अगली आएगी वो भी यही कहेगी। वजह क्या है? वजह बुनियादी तौर पे ये है कि ये सूद ज़्यादा इकोनॉमी जी। इसमें बैंक्स जो हैं वो दिन ब दिन उनके कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है, और हम हमारा पूरा बजट सूद दर सूद पेमेंट में गुजर जाता है। तो जब तक आप कुएं से कुत्ते को नहीं निकालेंगे ना, पाक नहीं करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो हमारी कोई भी चीज सीधी नहीं होगी। पाकिस्तान दुनिया का एक शायद वाहिद मुल्क है या चंद ममालिक में है जहां इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, जहाँ पे बैंक्स जो हैं इतने इस लेवल के ऊपर हर साल पैसा कमाती हैं, और गवर्नमेंट उसको जो है सबसे ज्यादा फंडिंग कर रही है। तो लेकिन उससे बड़ी बात जो जुड़ी ही हुई है, देखिए बलूचिस्तान के अंदर, यूपी के अंदर, कश्मीर के अंदर किस स्केल के ऊपर वायलेंस हो रहा है, ये हमारे सियासी ब्लंडर्स हैं। एग्जैक्टली। जिन चीजों को आप जुबान से, मुज़ाकरात से हल कर सकते हैं, उनको आपको क्यों जो है मिलिट्री फोर्स यूज करनी पड़ रही है। मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जब तक ये कल्चर नहीं बदलेगा कि जो इलेक्शन जीतता है उसको जीतने दें, जो हारता है उसको हारने दें। अब देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी 17 सीटें हैं उसको इक़्तिदार दे दिया गया, और एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी तकरीबन 2/3 अक्सरियत है, उसका लीडर जेल में है, उसके हजारों लोगों को पकड़ा जाता है। वो मुजाहरा भी आप इस्लामाबाद में नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं, जब तक पॉलिटिकल इस्तेकाम और फिर ज़ाहिर एक स्टेबिलिटी चाहिए हमें इस मुल्क में, ताकि इकॉनमी हमारी आगे बढ़ सके। और जिस तरफ आपने इशारा किया उस सिस्टम से भी हमें बाहर आना होगा, इकॉनमी हमारी उसकी डायरेक्शन ठीक करनी होगी, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। वैसे सब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, किस तरह देखते हैं जो बातें राणा साहब कर रहे हैं? बिल्कुल फैक्ट हैं, और ज़ाहिर है हमें अगर इकॉनमी ठीक होगी, पॉलिटिकल हमारी जो अशरफिया है वो जब अपनी चीज़ों को दुरुस्त डायरेक्शन में लेके जाएगी, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंटरनेशनल सिनेरियो में तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन माली तौर पे ज़रा आप घर में स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी बात और बेहतर तरीके से सुनी जाएगी। इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है, और ख़ासतौर पर जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, वो कोई प्लान कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए? और ज़रा जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप घर ठीक नहीं करेंगे, तो बाहर से हम कितनी चाहे सऊदीया हो या किसी दूसरे मुल्क से फंड्स ले लेके तो गुजारा नहीं कर सकते। जनाब मेजर साहब। जी बिल्कुल सही बात है। राणा साहब की बात मैंने सुनी, लेकिन मैं बहुत ही एहतराम के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा इनकी चीज़ों पे। ऐसी पाकिस्तान में हर चीज जो है वो इतनी ज्यादा खुदा न खास्ता खराब नहीं है कि जिसकी तरफ शायद इशारा राणा साहब कर रहे हैं। चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो, आप देखिए रिफॉर्म्स की बात हो रही है, रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, ऑलरेडी इसका पहिया जो है वो चल चुका है। प्राइवेटाइजेशन की शक्ल में आप देखिए, पीआईए की जो है वो पहला कतरा है। इसी तरह सूबों की बात हो रही है, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, लोकल बॉडीज की बात हो रही है। जहां तक पॉलिटिकल हार्मनी की बात है जफीर साहब, अब आप देखिए कि ये जो वाकया आज पिंडी में हुआ, ये किसकी नफरत के बीज बोया गया था कि एक इंसान, एक पॉलिटिकल पार्टी का करिंदा इस हद तक नफरत आमेज जहनियत का मालिक हुआ कि वो आकर जो है उसने सिक्योरिटी इदारों पर ही जो है वो फायर खोल दिया। चाहे वो एक ही वाकया है, लेकिन आप इसके पीछे दर पर्दा
जो ब्रेन वॉशिंग है, जो नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और उसके इदारों के खिलाफ, वो उसका आज नतीजा था। इसी तरह आप देखिए कि ये जहां तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, जी जी। वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही क्या? तुर्की ने हमसे वादा नहीं किया कि जी जो जो है वो रिजर्व की एक्सप्लोरेशन करेंगे। हम आज जो है ट्रेन की रसाई की बात कर रहे हैं रशिया के साथ। तुर्की में हम ऑलरेडी इसकी पायलट प्रोजेक्ट कर चुके हैं। सेंट्रल एशिया से हमने अपना गर्म पानी की जो पोर्ट्स हैं उनके साथ उनका मुआहदा हम हो चुका है। ठीक है। इसी तरह हम ऑयल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं इस वक्त मिडल ईस्ट के लिए कि ये अब नए हर्मस जो है अगर ये किसी वजह से बंद होता है तो वो ऑयल रिजर्व जो है मिडल ईस्ट के वो पाकिस्तान में है। तो ये इन्वेस्टमेंट तो यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो है ज़रा कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना होगा ताकि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके और रिफॉर्म्स की बातें बिल्कुल जिस तरह आपने भी कहा हो रही हैं। जनाब नदीम रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। नदीम रज़ा साहब किस तरह देखते हैं? एक तो इस वक्त जब मोहसिन नकवी साहब ने विज़िट किया ईरान, फिर हम जब ईरान की बात कर रहे हैं और मायदा मक्का की बात हो रही है, इस खित्ते के मुस्तकिल अमन की बात हो रही है। बहुत बारीकी से आप इस पूरे रीजन को समझते हैं और थ्रू आउट इसके ऊपर के तज़किए तबसरे हम सुनते भी रहे हमारे प्रोग्राम में भी और वैसे भी। तो अब समझते हैं कोई बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी और ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने जो पैगाम पहुंचाया ईरान तक, उनकी टॉप लीडरशिप तक, क्या कुछ उसका पस मंज़र है आप शेयर करना चाहें हमारे साथ और अपना एक्सपीरियंस? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये बिल्कुल ये एक अहम दौरा है, क्योंकि दौरे से पहले जो डेवलपमेंट हुई है खित्ते में, उसके असरात सिर्फ खित्ते पे नहीं है, बिल्कुल ही पूरी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी है और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी बड़े गहरे असरात इसके मुरतब होने हैं। और मोहसिन नकवी साहब का जाना तेहरान और मशहद में जो मुलाकातें हैं, जो चीज़ें आ रही हैं सामने कि उनके सदर से, फिर जो आज जो सिक्योरिटी के जो सबसे अभी जो नए सेक्रेटरी रिजाई साहब को नॉमिनेट किया गया, जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनाई, उनके भी मोहतमित खास हैं। उनके साथ जो मुलाकात हुई है, सिक्योरिटी के सारे तरफ देख रहे हैं, तो ये यकीनी सी बात है, इंतहाई अहम मुलाकात है। और साफ जाहिर है कि मौजूदा हालात में ये मुलाकात का होना और फिर ट्रम्प की जानिब से या जो इंटरनेशनल जो मीडिया है कि वहाँ से खबरें लीक हो रही हैं कि ये दोबारा से बातचीत ईरान आमादा हो गया है अमेरिका के साथ बातचीत करने से, तो इस तरह की भी अफवाहें हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, बिलखुसूस जो पाकिस्तान की सफारतकारी है, उसमें मेरे ख्याल में दौर जदीद में किसी मुल्क की सफारतकारी और खारजा पॉलिसी इस पाए की नहीं होगी जो पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान के साथ जो सूरत हाल रही है कि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और जो खित्ते के अरब ममालिक हैं उनके साथ भी पाकिस्तान का बेरीना ताल्लुक रहा है। फिर हम अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं। ऐसे में हमारे पड़ोस में जंग लगी हुई थी और पाकिस्तान ने जंग में कूदने के बजाय जो मामला उठाया सिफारतकारी का, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान का। तो अब ये जो लम्हा है, अब ये सब जो कंक्लूजन हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ मिसाक मक्का का, जो एक माहदा हुआ है, ये एक इसके बड़े दूर असरात मुरतब होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जो ईरान की जानिब से जो अटैक किए थे इस अरब ममालिक में, अरब ममालिक बेसिकली तो वो नहीं थे, वो सिर्फ अमरीकी तनसीबात थे, अमरीकी अड्डों के ऊपर थे। बिल्कुल ऐसे माँ सिवाय मेरे ख्याल में जॉर्डन के तमाम जो अरब ममालिक है वहां से ऑलमोस्ट सब तबाह कर दिए गए उनके अड्डे, या जो सामान रह गया था ये जहाज थे उन सबको जॉर्डन और इजराइल में मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस मुलाकात में यही पैगाम हो सकता है कि ईरान जो है मजीद वसत कल्बी का मुजाहरा करे और ऐसे में अब ये अमन की बात की जाए और ये मिसाक मक्का जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें बहुत अच्छी बात की आपने नदीम रज़ा साहब। और माजी में आपने देखा कि इस जंग से पहले
ईरान और सऊदीया के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे, और एक ये डर भी था, और कुछ खबरें भी इस तरह की आ रही थी कि इस मायदे के बाद, मिसाक के मक्का के बाद, शायद कोई एक डेडलॉक आ सकती है। अब समझते हैं कि उस इम्पैक्ट को भी ज़ायल कर दिया है इस मुलाकात ने, और उसके बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल खुद ईरानी लीडरशिप की तरफ से आया है। मेरे ख्याल में देखिए, ये तो लोगों की ख्वाहिशात जरूर हो सकती है कि ईरान और सऊदी अरब की, क्योंकि देखिए एक तो जो मसलक का जो है वो बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मिसाक के मक्का को भी लेके लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया पे या जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने वाज़ेह तौर पे लिखा था कि ये एक सुन्नी ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो बना है वो ईरान के खिलाफ और यमन के हूसियों के खिलाफ बना है, और ये भी हिजबुल्लाह को भी चाहते हैं कि वो अपना वेपन छोड़ दे। तो इस तरह की बातें मगरबी मीडिया ने और कुछ और भी अफराद हैं जो यानी कि मुसलमानों के अंदर जो दूरियां पैदा करना चाहते हैं, उन्होंने इसको अफवाहें उड़ाई थी। लेकिन जो ईरान की जानिब से आपने देखा होगा, जो पहला बयान आया था उनके वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का, उन्होंने कहा था हमें इसमें शकूक शुबात की जरूरत क्यों है, हम नहीं देख रहे किस तरह के। वो तो उनका ये कहना था, हमारा तो यही जरीना मुतालबा था कि हमें अपने मामलात अपने हाथों में लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ईरान ने भी इसके ऊपर बड़े मुस्बत अंदाज से इसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि हमें कोई इससे खतरा नहीं है, हम कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे भी ये जो मिसाक है ये बढ़ेगा। जैसे कि नेटो तर्ज के ऊपर बातें की जा रही हैं कि ये भी हुआ है, उसकी जो एक शिक है कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वीर किया जाएगा। और एक और मैं ऐड कर दूं कि जो लोग अफवाहें जो उड़ा रहे थे, जिनके बाजार अफवाहों का बाजार गर्म किया था, ईरान के साथ जो ईरान के जो स्टेटमेंट आए, फिर हमारे वजीर खारजा का टेलीफोन कर रहा है, उनके साथ बातचीत करनी, उससे असर जाहिल हो चुका है। मैं समझता हूँ अब तो उसमें कोई 1% भी चांस ऐसा नहीं है। और रही बात सऊदी अरब की, कहा कि पहले ताल्लुकात बहाल हो गए थे, अभी भी मैं समझता हूँ इसमें ईरान भी, मेरी अपनी गट फीलिंग है, ईरान भी इसमें ऑन बोर्ड है। हाँ, यस हो सकता है, दुनिया का रस्म रिवाज है, किसी तरह की जो बातें सामने आती हैं वो लाई जाती है, जो नहीं लाई जाती, जो असल जो चीज होती है जो जाहिर नहीं हो रही है, असल वही चीज होती है। और इसमें भी आप अनकरीब देखेंगे और इस विजिट के बाद भी आप देखेंगे मौसम नकवी का ये आपने जाते जाते बड़ी दिलचस्प बात की, और ये हकीकत भी है कि बहुत सारी बातें, जो खबर वही होती है जो आप बहुत डेप्थ में जाके क्या फील कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। बाजार जो चाहे स्माइल हो, चाहे खबर हो, या कोई वीडियो पिक्चर जो आती है मीडिया पे देते हैं, तो वो एक हमारे जैसे लोगों के लिए कि एटलीस्ट डिस्कशन होती रहे, कुछ ना कुछ तो चलता रहे, पसे पर्दा बहुत कुछ चीज़ें हो रही होती है। तो हम भी ये दुआ गो हैं। जाते जाते तीनों मेहमानों से मेरा यही सवाल है आपसे। पहले नदीम रज़ा साहब, यही गुफ्तगू हो रही थी कि हम इंटरनली थोड़ा सा तो नहीं, अच्छा खासा प्रॉब्लम का शिकार हैं कि हम अपनी गवर्नेंस को कैसे बेहतर कर सकें। तो क्विकली आप कुछ ऐड ऑन कर सकेंगे कि चूंकि इंटरनेशनल सिनेरियो में तो हम बहुत अच्छा पिछले 2 सालों से, जब से हमने मार्का हक जीता उसके बाद तो फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मुल्क के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है आपकी नज़र में, नदीम रज़ा साहब? गवर्नेंस, देखिए गवर्नेंस ही है जो जिसके ऊपर इमारत खड़ी होती है कि आपने सीधी इमारत पे लेके जाना है टेढ़ी। बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान पर वसाइल की कमी नहीं है। और मैंने जैसे जिक्र हो रहा था कि हमने जिस तरह से अपनी सफारतकारी में और इसमें जो दुनिया में नाम बनाया, उसकी कोई मिसाल दौर जदीद में नहीं मिलती। लेकिन उतनी ही पस्ती का आलम हमारे अपने मुल्क के अंदर है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वसाइल की भी कमी नहीं है और ह्यूमन रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है। लेकिन इन हालात को देखते हुए जो आपके आला दर्जे के जो दिमाग हैं, जो अजहान हैं, जो जामे कराची से निकल रहा हो या एनडी से निकल रहा हो या डाउ मेडिकल से निकल रहा हो या दिगर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से निकल, सारे के सारे बाहर जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ प्लानिंग और एक विल नहीं है, ऑनरशिप नहीं है। जब तक हम ऑनरशिप नहीं लेकर आएंगे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। आप यानी कि आप कवानीन बनाते हैं, उससे अमल दरामद करने के लिए इदारे मौजूद हैं कराने के लिए, लेकिन फिर उसके ऊपर एक और इदारा बना दिया जाता है। यानी कि आप खुद करप्शन की विंडोज से बिल्कुल वो उसके ऊपर एक और कमीशन बन जाता है, कमीशन के ऊपर कमीशन, तो वो फिर चीज़ें उस तरफ जा नहीं सकती। जावेद राना साहब, आपकी क्या सजेशन है? आखिरी 30 सेकेंड है हमारे पास।
राना साहब सुन पा रहे हैं आप? राना साहब शायद हमारे साथ मौजूद नहीं। अब मुझे फवाद साहब, अगर हम इस बात करें, गवर्नर्स की पहले भी बात कर रहे थे, नदीम रज़ा साहब ने भी कहा, और क्या ही हमारी खुशकिस्मती के हैं या बदकिस्मती के हैं कि ऑप्शंस इतने हैं हमारे पास, टेबल पे तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको सिर्फ आपने सेट करना है, उनको थोड़ा सा अपने मैनर्स में लेके आना है, तो हम आगे चलना शुरू हो जाएंगे। डिसबैलेंस हैं चीज़ें, क्या समझते हैं कि क्या हम जो हमें आज़ादी भी मना रहे हैं और हम इस चीज़ से एक नए अज़्म, नए ऐद के साथ आगे बढ़ें अगले साल के लिए कि हम इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे तरक्की की तरफ? मेल साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ज़फ़ीर साहब, मैं आगे पाकिस्तान का बहुत ही रोशन मुस्तकबिल देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डोमिनो इफेक्ट जो है रीस्ट्रक्चरिंग का, वो तो शुरू हो चुका है। जी जी। चाहे वो इदारों की मद में हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की मद में हो, चाहे वो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नर्स की मद में हो, चाहे वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ना हो, कि अब वक्त आ गया है कि हम अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, कि नाउ और नेवर वाली कहानी है कि अगर हमने अब भी अपने माजी से सबक नहीं सीखा और जो इज्जत और जो वकार हमने दुनिया में कमाया है उसको कैश ना किया, तो शायद इसके बाद हमें यह मौका जो है वो सदियों में ना आए। और मैं समझता हूं इसका इदराक अब जो है वो ऐवान जितने हैं, हमारे ताकत के जितने महवर हैं, वहां हो चला है। और ये मैं समझता हूं कि ये अब स्नो बॉल इफेक्ट होगा जो तमाम इदारों पर, तमाम महकमों पर और तमाम जो रीस्ट्रक्चरिंग है सुबह तक, वो हर जगह में नजर आएगा। इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इसी सिस्टम के हवाले से, और वो सिस्टम कैसे बेहतर होगा, रिफॉर्म्स कैसे आएंगी और रिफॉर्म्स के ऊपर रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, इस हवाले से भी बात होगी। लेकिन उससे पहले कमर्शियल।